अरविंद मतलब कमल। और विडंबना ऐसी है कि दिल्ली में अरविंद जी की लड़ाई उस पार्टी से है जिसका चुनाव चिन्ह कमल होता। आज चूंकि दिल्ली की बात मैं नहीं करूंगा, मैं पंजाब की बात करना चाहता हूं। आप आज मुक्तसर में थे और वो बादलों का गढ़ है। आपने रैली की। इलेक्शन कमीशन की टीम चंडीगढ़ में, वो भी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आप बहुत दिनों से पंजाब में हैं। पंजाब की लड़ाई आपके लिए ज़रूरी है और बहुत सारी संभावनाओं के साथ है। अभी तक जो आपने देखा जाना समझा है, आपको पंजाब। देखिए, जब से पंजाब बना है 1966 में बना था, तब से लेके आज तक 25 साल पंजाब पे कांग्रेस ने राज किया। 19 साल बादल परिवार ने राज किया। ये सब में छोटा नहीं होता, लेकिन आज पंजाब की हालत बहुत खराब है। तो हम तो लोगों को यही बोल रहे हैं, भाई जिन लोगों ने 25 साल राज किया और वो 25 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अगले 5 साल में तो वो कुछ कर नहीं सकते। जिन लोगों ने 19 साल राज किया और वो 19 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो अगले 5 साल में तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब आपने उनको 25 साल मौका दिया और इस पार्टी को 19 साल मौका दिया, एक 5 साल हमें भी देके देख लो। लेकिन चन्नी साहब तो कहते हैं कि अरविंद जी जो कह रहे हैं वो तो चुनाव के बाद होगा, मैं तो अभी कर दूंगा। आप क्या घबरा रहे हैं? अगर कर देते तो बहुत अच्छा था। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं पंजाब गया, मैंने कहा भाई दिल्ली में हमने लोगों के बिजली के बिल 0 कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी। अगर पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम लोगों के बिजली के बिल 0 करेंगे और बिजली 24 घंटे करेंगे। मेरे वहां से आने के बाद चन्नी साहब ने ऐलान कर दिया कि बिजली के बिल आज से सबके 0 हो गए। अब आप कल अपनी टीम भेज के जरा न्यूज़ एक्स की वहां पूछवा लो किस कितनों के बिल 0 हो गए। 3 महीने हो गए ऐलान किए हुए, तो एक भी ऐलान उनका लागू नहीं हो रहा। जैसे कैप्टन साहब ने पहले ऐलान किया था, मैं जॉब्स दूंगा, मैं बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब चन्नी साहब नए नए ऐलान लेके आ रहे हैं, वो भी एक भी ऐलान अभी तक उनका जो है वो जमीन पे पूरा नहीं हुआ। तो मेरे को तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब की जो है वो एक खटारा बस की तरह है, जो चंडीगढ़ से अमृतसर के लिए निकली, उसके टायर पंचर हैं, इंजन जर्जर हो चुका है, रास्ते में रुक गई, तो फिर उन्होंने अपना ड्राइवर बदल दिया, कैप्टन साहब हटा के चन्नी साहब ले आए। लेकिन वो बस तो खटारा ही है, चलेगी नहीं। उसके कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी है, उसकी नई वॉल्वो बस है, एसी बस है। एक मिनट मेरी बात, नई बस है, एसी बस है, वॉल्वो बस है, और वो फ्री में लेके जा रहे हैं। वो खटारा बस में जाने के पैसे लगते हैं और ये फ्री में लेके जा रहे हैं अपनी एसी वॉल्वो बस में। तो पंजाब के लोग तय कर लें कि फ्री में एसी वॉल्वो बस में जाना है कि उस खटारा में पैसे देके जाना है। ये बिजली मुफ्त में देना, इसको लेकर कई बार सवाल होते हैं, सवाल है, चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं ज़रूरी हैं। अभी राघव मेरे पास थे तो राघव ने कहा था, इससे पहले पैनल ने कहा था कि हम स्कूलों की स्थिति बेहतर कर देंगे, अस्पतालों की स्थिति बेहतर कर देंगे। और लाजमी सी बात है कि हर आदमी को उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन आपने कहा कि महिलाओं के खाते में हम 1000 रुपये हर महीने देंगे। पंजाब की समूची महिलाओं के खाते में 1000 रुपये क्यों देने चाहिए जी? महिलाओं से पूछ लो उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर उनको अच्छा, एक मिनट, हमारा देश जनतंत्र है जी। अगर पंजाब की महिलाएं कहें भाई देने चाहिए तो देने चाहिए, पैसा उन्हीं का है। अरविंद जी, मैंने हिसाब लगाया है ना? हिसाब ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में आती है और पंजाब की महिला तो को पैसा कहां से आएगा हर महीने? तो ये 12,000 करोड़ के आसपास की रकम बनती है। ये कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? मैं पूरा हिसाब देके जा रहा हूं आज आपको। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ है। पंजाब में अगर कोई भी सरकारी काम होता है, फ्लाईओवर बनता है, सड़क बनती है, तो आपके हिसाब से उसमें कितना % करप्शन होता होगा? लोग कहते हैं 40% होता है, 50% होता है, कोई कहता है 60% होता है। मैं कह रहा हूं 20% मान लो।
तो 1,70,000 करोड़ का 20% पैसा जो है वो इन नेताओं की जेब में चला गया। कितना? 34,000 करोड़। 34,000 करोड़। इसके अलावा रेते की माइनिंग है, वो तो चन्नी साहब के अपने हलके में ही हो रही है। ये राघव रेड मार के आया था उनके यहाँ, उनके अपने हलके के अंदर रेते की माइनिंग हो रही है और वो उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने रेड मारा, सारे देश की मीडिया ने उसको दिखाया, उसके बावजूद भी आज भी वो रेते की माइनिंग चल रही है। आप सोच सकते हो कि कितना मोटा पैसा वहां से जा रहा होगा। तो अगर मुख्यमंत्री से लेके नीचे तक सारे रेते की माइनिंग कर रहे हैं, हमारे एस्टीमेट के हिसाब से 20,000 करोड़ रुपया रेते की माइनिंग की चोरी रोक के कमाया जा सकता है। तो 54,000 करोड़ का हिसाब दे दिया। अभी मैंने 12,000 करोड़ ही दिए हैं महिलाओं को, अभी और भी काफी है देने के लिए। चन्नी साहब, हो सकता है कि उस सिद्धू साहब से लड़ाई कर रहे हो, अपना एज ही नहीं तय कर पा रहे हो, लेकिन आपके लिए उनके पास है कि नकली एक नैरेटिव पंजाब में है नकली का, और वो लगातार चलने लगा है। वो कह रहे हैं कि नकली आम आदमी और असली आम आदमी, वो हाँ बिल्कुल, रोज ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली आम आदमी है। वो कहते हैं कि मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है। केजरीवाल को कहाँ गिल्ली डंडा खेलना आता है? मैं असली आम आदमी हूँ। वो कहते हैं मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को कंचे खेलने नहीं आते, मैं असली आम आदमी हूँ। वो कहते हैं मेरे को टेंट लगाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मैं मानता हूँ। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, मेरे को 24 घंटे बिजली करनी आती है। अब पंजाब के लोग तय करेंगे कि उन्हें गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है पंजाब में, तो उससे उसका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा? क्योंकि लोग वोट देंगे उसको। नहीं, हम जरूर बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखिए, सीएम का जो अनाउंसमेंट होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है, और वो उस अनाउंसमेंट के बाद आपका चुनाव नीचे नहीं जा सकता। उसके बाद तो चुनाव को आंधी बनना पड़ता है। तो अगर हमने ज़्यादा जल्दी अनाउंस कर दिया और उसके बाद चुनाव अगर डिप करता है तो फिर चुनाव उठाना मुश्किल हो जाता है। सो वी विल डू इट मच क्लोजर टू इलेक्शंस। यानी कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंजाब में अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। बिल्कुल करेगी। एक सवाल ये भी होता है कि मुख्यमंत्री अक्सर उत्तर भारत में अगर आप अपना मुख्यमंत्री तय करते हैं तो आप देखते हैं कि फलां जाति का होना चाहिए, उसका वोट इतना है, या फलां मजहब का होना चाहिए, उसका वोट इतना है, आगे फायदा होगा। पंजाब में अपना सीएम चेहरा तय करते समय क्या आप इस बात को ध्यान में रखेंगे? बहुत अच्छी चीज़ ये है, पंजाब बहुत सेक्युलर जगह है जहाँ जात पात धर्म ये सब नहीं चलता। गुरुओं की धरती है पंजाब, और गुरुओं ने इन सब चीज़ों के अलग इंसानियत का धर्म सिखाया है सबको। तो जिसको भी देंगे, जिसको भी पंजाब के सीएम चेहरा बनाएंगे, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो हर पंजाब के इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, जात पात धर्म से ऊपर उठ के पूरे पंजाब के विकास के लिए काम करेगा, ईमानदार होगा, मेहनती होगा। उत्तर प्रदेश में एक लड़ाई है, और लड़ाई जो है वो कभी वो अयोध्या से काशी तक जाती है और कभी वो जिन्ना गन्ना बुआ बबुआ तक पर आती है। बहुत तरह के नैरेटिव्स हैं उत्तर प्रदेश में, बड़ा स्टेट भी है, आपकी पार्टी भी वहाँ है। जाहिर है कि आप अपनी लंबी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में हैं और आपको वहाँ लंबा काम करना है। जो भी आप अलायंस करेंगे और जो भी नैरेटिव आप उत्तर प्रदेश में रखेंगे, आप इस बात का ख्याल करेंगे कि आपको लंबा जाना है और आपके ऊपर कोई सवाल ना हो कि आपने इस तरह के समझौते किए या इस तरह की चीज़ें की। आपको कैसे पता कि हम अलायंस कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हम कोई अलायंस नहीं कर रहे हैं। ये हम मान लें। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। ठीक है सर, क्योंकि राणा सर ने बात करी काशी की, अयोध्या की, ये विजुअल्स हैं, आज कहीं राजनीति से दूर नहीं है, भले ही आदमी उस पर वोट ना मांगे, लेकिन ये पार्ट ऑफ रूटीन भी हो गया है। जब बहुत ज्यादा अयोध्या हमने देखा चल रहा था, उसके बाद एक बिल्कुल रेप्लिका आपने भी दिल्ली में बनाया, आपने भी पूजा करी। तो एक, क्या आप मानते हैं कि अब ये सारी चीज भी एक मैसेजिंग का पार्ट है पॉलिटिक्स में, और लोग देखना चाहते हैं, लोग अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो उस चीजों से जुड़ रहे हैं जिससे लोगों की आस्था है?
अगर मैं हिंदू हूं और हिंदू होते हुए भगवान राम की पूजा करता हूं तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती कोई आपत्ति नहीं। है? वही कर रहा हूं बस मैं। मेरी नजर के अंदर हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व है भगवान राम ने रामायण के अंदर अपनी जो वाणी कही, जो उनके वचन है, जो उन्होंने संदेश दिया, जो उनके जीवन से प्रेरणा है, वही हिंदुत्व है बस। इसके अलावा कुछ भी हिंदुत्व नहीं है। एक लंबी बहस पिछले जब से एसआईटी की रिपोर्ट आई है लखीमपुर की, जिसमें माना गया है कि हाँ भाई टेनी साहब के जो बेटे थे वो इन्वॉल्व थे। एक लंबी बहस है कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हुआ? बीजेपी से पूछो। वो कह रहे हैं मेरे हाथ में होता अभी शाम तक इस्तीफा ले लेता। इस्तीफा नहीं लेता, मैं कड़ी से कड़ी सजा उसके बेटे को दिलाता जिसने कुचल दिया हमारे किसान। और शाम तक उसका बीजेपी की क्या मजबूरी है कि वो इस्तीफा नहीं ले रहे। आप होते तो 1 घंटे में इस्तीफा ले लेते। मैं होता तो छोड़ो, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है? बीजेपी से पूछना वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी से पूछा आप लोगों ने? बिल्कुल पूछा। क्या कहते हैं वो? बीजेपी ने कहा कि साहब एसआईटी भी हमारी सरकार ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई है, इसलिए हम इस्तीफा ले और एक तर्क और भी दिया कि पिता के ऊपर कोई आरोप नहीं, जो भी आरोप है वो पुत्र पर है, आप जोड़ के मत देखिए। पिता गृह मंत्री है, पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, पिता जांच होने देगा? ये तो शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने यहाँ तक जांच पहुंचा दी, नहीं तो उन्होंने तो जांच का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपकी जो अपनी राजनीति है, देखिए 2 तरह से राजनीति होती है। एक होती है कि मुझे सत्ता में आना है, सत्ता में आकर सत्ता में बने रहना है, तो राज भोगना है। एक राजनीति होती है कि सत्ता में आना है, सत्ता को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना है बदलाव के लिए, समाज की बेहतरी के लिए। अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की राजनीति में एक मॉड्यूल तैयार किया है। मैं अगर पूरे हिंदुस्तान में देखूं तो नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल 2 लोग ऐसे दिखते हैं जिनके पास विकास का अपना एक पैमाना है और उसका एक मॉड्यूल है। आने वाले समय में हिंदुस्तान चूंकि लगातार पढ़ने लिखने वाला समाज हो रहा है, नौजवान यहाँ के पढ़ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, सूचना क्रांति आ गई, हर बात जो है तुरंत आ जाती है आप तक। तो अब आने वाले समय में समाज जिस तरीके से अवेयर होगा, एक नया समाज हिंदुस्तान का होगा जो पुरानी सोच और पुरानी जकड़बंदियों से बाहर आएगा। अरविंद केजरीवाल का जो मॉड्यूल है ये आगे उस समाज के लिए बहुत मुफीद सा है, क्योंकि हिंदुस्तान में उसको ऐसा मॉड्यूल दिखेगा नहीं। मैं मतलब विश्लेषण के आधार पर आपसे पूछ रहा हूँ, आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, ये मॉड्यूल जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक उदाहरण के तौर पे है, और आने वाले समय में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ सूचना क्रांति और नौजवान पीढ़ी के साथ साथ, ये वक्त हिंदुस्तान की कमान लेने और हिंदुस्तान की कमान थामने की तरफ का तो नहीं है, मतलब तैयारी नहीं, हम कोई नेपोलियन नहीं है कि बेहतरी है इसमें, कोई कौन सी बड़ी बात है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप हिंदुस्तान। मैंने जैसे कहा कि मेरे सामने हमेशा देश है। हमने अन्ना आंदोलन से एक तरह से शुरू किया। अन्ना आंदोलन के वक्त भी हमारे सामने था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा सपना है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होने के लिए हमने कहा था भाई एक जन लोकपाल बिल बना दो। उस टाइम कांग्रेस बिल बना देते तो हम पार्टी नहीं बनाते, हम अपने घर चले जाते, हम खुश थे। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और खुद अंदर आओ और खुद बना लो। मैंने कहा ठीक है। फिर आम आदमी ने अपना चुनाव लड़ा और जीवन में कुछ ना होना कुछ और होने का कारण बन जाता है। आपने कहा कि लोकपाल में कांग्रेस ऐसा बिल लेकर कानून बना दी होती तो अरविंद केजरीवाल यहाँ नहीं होते, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक इत्तेफाक कहते हैं इसको। और जिस तरह के सवालों को लेकर के पंजाब में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पंजाब में भी ऐसा ही कोई इत्तेफाक हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आप आए, आपने हमारे सवालों का जवाब बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल साहब आप आए और आपने कीमती समय निकाला और पंजाब से लेकर देश तक बेवापसी से आपने अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया थैंक केजरीवाल साहब, यू। आने के लिए।